अब देखिए, अब है आपके सामने मीनिंग ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकता का अर्थ। बहुभाषिकता का अर्थ जानने के लिए हम एक ही बात कह सकते हैं, या इसका अर्थ अगर समझने का प्रयास करें तो इस शब्द के अंदर ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। बहु मैंने बहुत ज़्यादा, और भाषावाद क्या होता है? भाषाओं की नॉलेज होना। तो बहुभाषिकता का अर्थ है अनेक प्रकार की भाषाओं का ज्ञान, किसी एक व्यक्ति को होना, अर्थात कोई एक व्यक्ति जिसे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है, या समाज में, या फिर कोई एक ऐसा समाज जिसमें अनेक प्रकार की भाषाओं का प्रचलन है या व्यवस्था है, तो वही बहुभाषिकता है। बहुत ही आसान सा अर्थ है। बहुभाषिकता का अर्थ है अनेक प्रकार की भाषाओं का ज्ञान, किसी एक व्यक्ति को होना, या समाज में अनेक प्रकार की भाषाओं का प्रचलन होना या व्यवस्था होना। उसके बाद देखिए, प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार बहुभाषिकता की एक डेफिनेशन भी है, आपके सामने प्रस्तुत है। बहुभाषिकता का आशय समाज में प्रयुक्त उन विभिन्न भाषाओं के प्रयोग से है जो कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रयोग की जाती हैं। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा प्रयोग की जाती हैं जो उसके समाज में प्रयुक्त हो रही हैं। ठीक है, यानी जो उसके चारों ओर का जो वातावरण है उसी को ही हम समाज कहते हैं। तो एक व्यक्ति जिसके समाज में जो भाषाएं बोली जा रही हैं, प्रयुक्त हो रही हैं, उनकी वो नॉलेज रखता है, ठीक है, तो उसे हम बहुभाषिकता के अंतर्गत ही लेंगे, तथा विचार विनिमय के प्रमुख साधन के रूप में यह मनाई जाती हैं। तो जो भाषाएं हैं उसके समाज में जो प्रचलित भाषाएं हैं वो विचार विनिमय के प्रमुख साधन के रूप में अपनाई भी जाती हैं। वैसे भी विचार विनिमय का सबसे सरलतम साधन भाषा ही है। भाषा की प्रकृति के अंदर ही हम इसकी बात कर चुके थे स्टार्टिंग में, जब हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ था। तो इस तरह से ये हो गया इसका मीनिंग। चलिए अब बात करते हैं इसके विशेषताओं की। बहुभाषिकता की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। अधिगम के लिए एक मजबूत आधार, हमारा पहला बिंदु है कि बहुभाषिकता अधिगम के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। तो अगर किसी एक व्यक्ति को बहुत सी भाषाओं का ज्ञान है तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बहुत जल्दी जल्दी सीख जाएगा। कैसे? अब देखिए, हमारी कंट्री जैसे मल्टीलिंगुअल कंट्री है, हमारे यहाँ जो हमारा देश है वो बहुभाषावाद के अंतर्गत एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में भी बहुत सारी भाषाएं प्रचलित हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमने बात की कि बच्चा किससे सीखता है, अपने समाज से सीखता है ना, और आसपास के वातावरण में अब कोई एक भाषा बोलने वाले व्यक्ति तो रहते नहीं है, बल्कि बहुभाषिकता है तो बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। तो बच्चों को सीखने में बहुत ही आसानी हो जाएगी अगर बच्चे को बहुत सी भाषाओं का ज्ञान है। तो ये जो बहुत सी भाषाओं का उसके लिए ज्ञान है वो उसके सीखने में एक मजबूत आधार का काम करेगा। उसके बाद देखिए शैक्षिक लाभ। शैक्षिक लाभ से मतलब क्या है? शैक्षिक लाभ मतलब शिक्षा में लाभ। तो शिक्षा में भी उसको बहुत लाभ मिलेंगे। वो बहुत सारी भाषाएं, अब वैसे क्या होता है कि अगर हम देखें तो स्कूलिंग में 3 भाषाओं का ज्ञान तो हम भी लेकर के आए हैं, और इसके अलावा हमारे टॉपिक भी था 3 लैंग्वेज पॉलिसी, तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी में हम पढ़ भी चुके हैं। तो शैक्षिक लाभ भी मिलते हैं। बहुत सी भाषाओं के ज्ञान होने पर बच्चा अगर उन्हीं भाषाओं को विद्यालयों में एज अ सब्जेक्ट या एज अ मीडियम पढ़ रहा है तो उसकी नॉलेज भी बहुत अच्छी हो जाती है। इसके अलावा है शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि, यानी शिक्षा के क्षेत्र में वो प्रगति कर सकता है। संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास है संज्ञान होना किसी चीज़ का, मतलब किसी वस्तु के बारे में पता चल जाना पूरी तरह से। तो अगर कोई वस्तु की ही मैं बात करूं तो किसी वस्तु को किसी भाषा के अंदर कुछ कहते हैं, किसी भाषा के अंदर कुछ कहते हैं, लेकिन अगर बच्चे में बहुभाषिकता का गुण है या विद्यालय के द्वारा भी बहुभाषिकता को उदाहरण के रूप में अपना करके बच्चों को सिखाया जा रहा है किसी भी वस्तु के बारे में,
तो इससे क्या होगा, उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा। उसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये एक ही वस्तु है जिसको इस भाषा में ये कहते हैं तो दूसरी भाषा में ये कहते हैं तो दूसरी भाषा में ये कहते हैं। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना कि वस्तु वही है, तो वो उलझेगा नहीं। तो इस तरह से उसका संज्ञानात्मक विकास होगा। संज्ञान होना मतलब किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह से पता चलना, यही होता है संज्ञान होना। उसके बाद देखिए भावात्मक विकास, भावों का विकास। देखिए हम क्यों भाषा का प्रयोग करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, यानी अपनी इसमें हमारी भावनाएं भी होती हैं, हम अपने विचारों का, भावनाओं का ही तो आदान प्रदान करते हैं। तो जो हमारी भाषा है, अगर हमें बहुत सारी भाषाएं आती होंगी, तो भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है, तो जिन भी लोगों से हम एक दिन में मिलते हैं उनको, उन हमारे समाज में जो भी लोग हैं उन सबकी अलग अलग भाषाएं हैं। तो इससे क्या होता है कि आपस में भावनाएं टकराएंगी, यानी एक दूसरे तक हमारा जो संदेश है वो सही रूप में नहीं पहुंच पाएगा अगर हमें एक दूसरे की भाषा नहीं आती होगी। तो बहुभाषिकता से लोग जो हैं आपस में जुड़ते हैं, एक दूसरे की बात समझ सकते हैं, विचारों का, भावनाओं का आदान प्रदान अच्छे से हो सकता है, और यही होता है भावात्मक विकास। उसके बाद नौकरी में लाभ। अब कहीं एक जगह का व्यक्ति, कहीं मान लीजिए राजस्थान का कोई व्यक्ति साउथ में चला जाता है, तो अब उसे वहाँ की भाषा नहीं आती, तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है वहाँ पे। तो ट्रांसफ़र जैसे लोगों का हो जाता है, तो नौकरी में भी इससे लाभ मिलता है, बहुत बेनिफिट मिलता है जॉब में भी, ठीक है, अगर बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है तो। इसके अलावा सांस्कृतिक लाभ, यानी हमारी सांस्कृतिक जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से हो जाती है, क्योंकि हमारे देश में आपको पता है संस्कृति भी मिली जुली है, क्योंकि अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो संस्कृति भी सबकी अलग अलग है, अपना अपना खान पान है अलग अलग सा, और रहन सहन भी सबका एक जैसा नहीं है, एक दूसरे से थोड़ा बहुत भिन्न है, वेशभूषा भी अलग है, इसके अलावा सोच में भी बदलाव है, धर्म भी अलग है, भाषा भी अलग है, ये सब कुछ। तो संस्कृतियाँ, विभिन्न संस्कृतियाँ हमारे यहाँ पे मिलती हैं। तो अगर हमें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होगा तो भाषा भी क्या है, संस्कृति का ही एक अंग है। तो इस तरह से हमारे सांस्कृतिक विकास में भी हमें बहुत ही हेल्प हो जाएगी। तो ये हैं बहुभाषिकता की विशेषताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं भारत देश की। तो भारत देश बहुभाषी राष्ट्र है। भारतीय समाज में बहुत सी भाषाएं बोली, समझी और लिखी जाती हैं, किंतु यह समझना आवश्यक है कि भारत देश किस प्रकार बहुभाषी है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, हमें पता ही है 8वीं अनुसूची में भाषाओं की बात हुई है, कितनी भाषाओं की, 22 भाषाएं अनुसूचित हैं। जब संविधान लागू हुआ तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को ही स्थान दिया गया था। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया था, मात्र 14 भाषाओं को, जो आज कितनी हैं, 22। अब आप देख लीजिए कौन कौन सी थी वो 14। तेलुगु, तमिल, पंजाबी, उड़िया, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, संस्कृत, उर्दू, ये 14 भाषाएं काउंट कर लीजिएगा, 14 हैं ये आपके सामने। उसके बाद देखिए आगे क्या हुआ, परंतु बाद में 1967 में सिंधी, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। तो ये 4 बाद में जोड़ी गई, ठीक है। चलिए अब टोटल कितनी हो गई, ये 4 जुड़ने के बाद, पहले 14 और 4 18 हो गई। उसके बाद क्या हुआ, 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली आदि भाषाएं जोड़ी गई, जिससे कि कुल भाषाएं 22 हो गई, ठीक है। 14 में फिर 4 जुड़ी, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और उसके बाद ये 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, और टोटल हो गई हैं 22। जनगणना कार्यालय के अनुसार भारत में केवल 22 भाषाएं न बोलकर 1632 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, इसलिए भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है, ठीक है। जनगणना कार्यालय की रिपोर्ट में ये बात लिखी गई है कि केवल 22 भाषाएं नहीं बोली जाती भारत में, बल्कि 1632 भाषाएं बोली जाती हैं। चलिए
इस आधार पर हमारा भारत कैसा है, भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। तो यही हमें सिद्ध करना था। हमारा टॉपिक क्या है, इंडिया इज़ अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, तो वही हमने सिद्ध कर दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं बहुभाषिकता शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली सामग्री के बारे में, कि बहुभाषिकता शिक्षण में कौन कौन सी सामग्री प्रयोग में ली जाती है। चलिए अब हम इसको पढ़ रहे हैं, तो नीचे देखिए 5 बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले है भाषा विषयक चार्ट का प्रयोग, फिर है फ्लैश कार्ड या चित्रात्मक कार्ड, फिर है शब्द पट्टी, फिर है शब्द सूची और फिर है लिंग्वा फोन। तो एक एक करके इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। भाषा विषयक चार्ट का प्रयोग यानी भाषा से संबंधित चार्ट के द्वारा हम बच्चे को बहुभाषिकता सिखा सकते हैं। अच्छा, बहुभाषिकता हुई क्या, यानी एक बच्चे को बहुत सी भाषाओं का ज्ञान होगा, यही बहुभाषिकता है, या वही व्यक्ति वो बच्चा जो है वो बहुभाषी कहलाएगा। तो कैसे नॉलेज देंगे, पहले जिसे जो भाषा आती है उसी के साथ जोड़ करके दूसरी भाषा सिखाई जाएगी ना। तो यही है भाषा विषयक चार्ट का प्रयोग। यहाँ पे क्या करना है, हमें जो भाषा उसे पहले से आती है और जो भाषा हमने अब उसे सिखानी है, उन दोनों को ही हमने रेलेवेंट करना है आपस में। एक चार्ट तैयार करना है जिस तरह से आप ये समझ सकते हो, इसको आसानी से समझ सकते हो। जैसे बच्चे को हम इंग्लिश कैसे सिखाते हैं, पहले उसको हिंदी में बता देते हैं ना, जैसे टेंस सिखाते हैं, हम लोगों ने भी सीखे थे स्कूल के अंदर। तो बच्चे को जब स्कूल के अंदर टेंस सिखाए जाते हैं तो बच्चे को बता देते हैं कि देखो जैसे हिंदी में होता है कि है, हूँ, तो इस तरह से, या था, थे, थी, तो आपने वाज वर्ड लगाना है, उसको पास्ट टेंस में लेके जाना है। तो यही सब कुछ इस तरह से जैसे हिंदी से इंग्लिश सिखा देते हैं बच्चे को हमारे इंडिया में, उसी तरह से आप कोई भी भाषा जो बच्चे को ऑलरेडी आती है उसके साथ रेलेवेंट करके बच्चे को अन्य भाषाओं का ज्ञान दे सकते हो, एक चार्ट के माध्यम से, चार्ट तैयार करके। ओके, देन नेक्स्ट है फ्लैश कार्ड या चित्रात्मक कार्ड। फ्लैश कार्ड क्या होते हैं, फ्लैश कार्ड एक आप ये कह सकते हो स्क्वायर कार्ड्स होते हैं, स्क्वायर होते हैं, ठीक है, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, आयताकार या फिर जिसको हम कहते हैं चौरस। ओके, तो वर्गाकार या चौरस जिसको हम कह देते हैं, कार्ड्स होते हैं, और कार्ड्स के ऊपर जो बहुत सारी हम ये कह सकते हैं वर्ड्स लिखे हुए होते हैं। या फिर चित्रात्मक कार्ड की बात कर ली तो पिक्चर्स बनी हुई होंगी, तो पिक्चर्स दिखा करके हम पूछेंगे बच्चे से कि ये क्या चीज़ है, तो बच्चा अपनी जो भाषा उसने अब सीखनी है, ठीक है, जिसके लिए वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसमें से वर्ड बताएगा उस चीज़ को देख के कि इसको उस नई भाषा में क्या कहते हैं जिसको वो सीखने वाला है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है शब्द पट्टी। शब्द पट्टी क्या होती है स्टूडेंट, शब्द पट्टी यानी शब्दों की पट्टी। शब्दों की पट्टी किस तरह से होगी, अब यहाँ पे क्या होता है कि छोटी छोटी जो हैं बच्चे को स्लिप्स दे दी जाती हैं। अब बच्चे को क्या करना है, बच्चे को जिस भाषा की हमें नॉलेज देनी है, जिसके बहुत सारे वर्ड्स हमने बच्चे को सिखा दिए हैं, तो चेक करना है कि क्या बच्चे को वहाँ पे उस भाषा का या उन शब्दों का प्रयोग करना आता है या नहीं आता। तो छोटी छोटी स्लिप हैं बच्चों के पास, तो वहाँ पे टीचर सबसे पहले एक स्लिप दिखाता है बच्चों को जिस पे एक शब्द लिखा होता है उस नई भाषा का। बच्चे को क्या करना है, अब तरीका ये है कि हो सकता है कि लास्ट वाला जो उसका वर्ड है वहाँ से स्टार्ट करके कोई नया शब्द बच्चे को बनाना है, और या फिर ये हो सकता है उससे मिलता जुलता शब्द बच्चे को बनाना है। तो इस तरह से वहाँ पे पट्टी के साथ पट्टी यानी शब्दों की एक पट्टी जुड़ती जाती है, ठीक है। जैसे फिर हम क्या करते हैं, जो बच्चे ने स्लिप दी है, जो जिसके ऊपर बच्चे ने एक नया वर्ड लिखा है अपनी तरफ से, उस टीचर के द्वारा जो वर्ड दिखाया गया है उसको देख करके, तो फिर उसका अगर वर्ड सही है तो उसको फिर जोड़ दिया जाता है, ठीक है, उसको जोड़ दिया जाता है। फिर कोई बच्चा और है, उसने कोई वर्ड बताया तो उसको भी जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से एक शब्द पट्टी तैयार हो जाती है और बच्चे की जो भाषा है उसका ज्ञान भी चेक हो जाता है कि बच्चे को भाषा का कितना ज्ञान है। उसके बाद देखिए शब्द सूची, शब्दों की सूची। शब्दों की सूची तो कुछ 20 to 50 वर्ड्स जो हैं एक दिन में बच्चे को सिखाए जाते हैं। एक सूची, एक लिस्ट उनकी तैयार की जाती है कि पहले सारी संज्ञाओं का ज्ञान हम बच्चे को करा देते हैं। जिस तरह से संप्रेषण हमने जब टॉपिक पढ़ा था लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक जो बच्चा है जब वो नेचुरल वे में किसी लैंग्वेज को सीखता है, एक छोटा बच्चा बड़ा होता है, उसमें भाषा का विकास होता है, तो वो क्या करता है, पहले संज्ञा शब्द सीखता है। तो इसी तरह से जब हम नई भाषा को सिखाएंगे तो हम उस जो नेचुरल उसका सीक्वेंस है उसको ही फॉलो करेंगे।
इसमें भी उसको सबसे पहले संज्ञा शब्दों का ज्ञान देंगे, तो शब्दों की सूचियाँ बनेगी इसमें। और लास्ट है लिंग्वा फोन। लिंग्वा फोन का प्रयोग होगा जब हम बच्चे को लेकर के जाएंगे भाषा प्रयोगशाला में। बच्चों को जब आइल्स वगैरह की करने बच्चे जाते हैं तो आइल्स के अंदर भी बच्चों को लिंग्वा फोन के माध्यम से सिखाया जाता है, समझाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ सामग्री है बहुभाषिकतावादी या बहुभाषिकता शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली ये सामग्री है जिसका प्रयोग करके बच्चे को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान दिया जा सकता है। चलिए बढ़ें आगे। अब देखिए यहाँ पे स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं बहुभाषा शिक्षण से क्या लाभ होते हैं। यानी अगर हमें बहुत सारी भाषाएं आती हैं तो उससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी सोच कैसी हो जाएगी, व्यापक हो जाएगी। जैसे हमने इंग्लिश के बारे में भी पढ़ा था हमारे सिलेबस के अंदर, तो वहाँ पे क्या था स्टूडेंट्स, हमने क्या बात की थी कि ये हमारी सोच को व्यापक करने का काम करती है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल की भाषा है। तो यहाँ पे भी वही बात है, हमारी सोच कैसी होगी, हमारी सोच व्यापक होगी अगर हमें अपनी भाषा के अलावा भी अन्य भाषाओं का ज्ञान होगा तो। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है अगर बच्चे को खुद की भाषा के अलावा अन्य भाषाओं का भी अगर उसे ज्ञान होता है तो। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे समस्त जो व्यक्ति हैं उसके आसपास के, उसके समाज के, उन सभी के प्रति, उनकी परंपराओं के प्रति बच्चे के मन में क्या होगा, बालक के मन में या व्यक्ति के मन में सम्मान पैदा होगा, भाव उत्पन्न होंगे। और इसके अलावा वो भी क्या करेगा, जो भी समाज की गतिविधियां हैं उनमें पूरी तरह से इंटरेस्ट लेकर के पार्टिसिपेट करेगा। इसके अलावा देखिए ज्ञान में वृद्धि किस तरह से होती है। देखिए छात्रों के ज्ञान में वृद्धि के लिए उसे विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होना ज़रूरी होता है, आवश्यकता है उसे। ठीक है, कि जब हम किसी भाषा के बारे में अगर पूरी तरह से नॉलेज रखते हैं ना, तो उससे संबंधित फिर साहित्य से भी हम पूरी तरह से परिचित होते हैं, उस भाषा के साहित्य के बारे में भी हमें नॉलेज होती है और इस तरह से हमारे ज्ञान में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसके बाद देखिए हमारा थर्ड बिंदु है आर्थिक विकास की संभावना। आर्थिक विकास क्या चीज़ है, आर्थिक विकास मतलब बहुभाषिकता के माध्यम से जो छात्र हैं वो दूसरे देशों के नागरिकों से, जो एक देश का नागरिक है वो दूसरे देश के नागरिक से भी संपर्क स्थापित कर सकता है। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन आप देखा करो, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो देश के बाहर भी सेल आउट हो रहे होते हैं। तो इस तरह से एक देश का नागरिक बहुभाषिकता के माध्यम से दूसरे देश के नागरिकों से भी संपर्क स्थापित कर सकता है। तो यही है आर्थिक विकास की संभावनाएं। अगर हमारा दायरा हमारे देश से भी बाहर हो जाए तो फिर इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो ये व्यापक सोच भी है और ये आर्थिक विकास की संभावना के अंतर्गत भी आता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बिंदु है आपके सामने राजनीतिक विकास की संभावनाएं। तो बहुभाषिकता के आधार पर राजनीतिक विकास की भी पूर्ण संभावनाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए जब दो देशों के या दो राष्ट्रों के अध्यक्ष आपस में मिलते हैं तो बहुत सारी भाषाओं की, तो जो विभिन्न प्रकार की भाषाएं होती हैं, यानी जो एक अध्यक्ष की भाषा है जिस भी देश से वो आया है और एक दूसरा जो अध्यक्ष है उसकी भाषा अलग अलग होती है ना, तो अगर बहुभाषिकता का गुण है उन दोनों अध्यक्षों में तो फिर किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं है, वो एक दूसरे की बात को अच्छे से समझ सकते हैं, ट्रांसलेटर की भी उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये है राजनीतिक विकास की संभावनाएं। उसके बाद देखिए है अंतर्राष्ट्रीय विकास और सद्भाव। अब अंतर्राष्ट्रीय विकास और सद्भाव की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचारों का आदान प्रदान का जो माध्यम है वो बहुभाषिकता ही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर मतलब एक देश का दूसरे देशों के साथ बातचीत करना। ठीक है, एक देश के नागरिक का दूसरे देश के नागरिकों के साथ संपर्क होना। अब संपर्क तो हमें पता ही है भाषा के माध्यम से ही हो सकता है, बिना बात किए बिना भाषा के तो हम सामने वाले की क्या
सोच है या फिर उसके क्या विचार हैं उसके बारे में जान ही नहीं सकते, उसके साथ जुड़ ही नहीं सकते बोले बिना तो। और ये तो हम भाषा के अंतर्गत पढ़ ही चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय विकास की बात है वो भी बहुभाषिकता के माध्यम से ही हो सकती है। अब ये बहुभाषिकता जो है उसी के कारण ही वर्तमान समय में प्रत्येक देश के जो नागरिक हैं ना, वो एक दूसरे के अपने जो विचार हैं उनका आदान प्रदान कर रहे हैं और बहुत ही आसानी के साथ कर रहे हैं। ये है अंतर्राष्ट्रीय विकास और सद्भाव। उसके बाद देखिए लास्ट बिंदु है स्टूडेंट्स आपके सामने, सांस्कृतिक विकास या सांस्कृतिक एकता का विकास। अब बहुभाषिकता के माध्यम से जो छात्र हैं वो दूसरे छात्रों की संस्कृति के बारे में भी सीखते हैं और इससे क्या होता है, उनका सांस्कृतिक विकास होता है। क्योंकि भारत में आपको पता है विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनमें बच्चे जब उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं तो इससे क्या होता है, वो दूसरी संस्कृति, दूसरे जो पक्ष है या दूसरे लोग हैं उनकी संस्कृति से भी परिचित होते हैं और फिर इसी तरह से तो सांस्कृतिक एकता का विकास होगा जब लोग आपस में जुड़ेंगे तो। ठीक है, तो ये हो गया बहुभाषा शिक्षण से लाभ। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने आज की क्लास में इंडिया एज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, किस तरह से इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री या बहुभाषी राष्ट्र है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। और इसके अलावा क्या देखा हमने, इसके अलावा हमने ये देखा बहुभाषिकता के कॉन्सेप्ट के बारे में जान लिया, भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं हैं उनके बारे में नॉलेज प्राप्त कर ली कि, और इसके साथ ही बहुभाषिकता किस तरह से बच्चों में डेवलप की जा सकती है, उसके लिए क्या क्या मटेरियल या सामग्री प्रयोग में ले सकते हैं वो बात कर ली, और बहुभाषा शिक्षण से लाभ क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं उस पर भी बात कर ली। आज स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारा जो ये 3rd यूनिट का फर्स्ट बिंदु है वो कंप्लीट हो गया, इंडिया इज़ अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। अब नेक्स्ट क्लास में हमारे जो 3rd यूनिट के 2 बाकी बिंदु हैं, बायलिंगुअलिज्म एंड अचीवमेंट है, आपकी जो है स्कूल अचीवमेंट के बारे में हमने पढ़ना है, और इसके अलावा नीड टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकता को बढ़ावा देने या प्रोत्साहन करने की